बेकार में आते हैं महोदय 12 बजे। अच्छा पढ़िए ना, काहे बेकार ऐसा नहीं होता महोदय, खाली कैसा होता है आप वही बता दीजिए। पढ़िए, बोल तो रहे, पढ़िए। 12 बजे आकर के तो आप सर कटवाते रहते हैं और ऐसी 2 लाइन पढ़ने नहीं दिए तो क्या कौन मंगाते हैं? 12 बजे लाकर अच्छा अच्छा, आप माननीय सदस्य आप अकेले पढ़ रहे हैं, इनके पहले 18 सदस्य को आपने पढ़ाया, कोई किस बात नहीं बोला, आपको कहाँ से तकलीफ आ गया? ये पासिटी है तो हम ही लोग की है। अच्छा, और क्या बोलना है आपको? बोल लीजिए। आधार पर पार्शियलिटी हो गया, पक्षपातित्व हो गया, आपको चांस नहीं क्या आधार होना चाहिए हमको पढ़ने के लिए? क्या आधार होना चाहिए कि हम बोलेंगे? 1 लाइन 1 मिनट टाइम नहीं देते हम महोदय, क्या मतलब कि ये? अच्छा, इनको पढ़ने दीजिए, कितना देर तक पढ़ेंगे? पढ़िए, क्या देखते हैं? चलिए आप पढ़िए, पढ़िए और बोल लीजिए। और क्या कुछ बोलना है तो बोलिए। शुरू से पढ़ेंगे पीछे? चलिए आप शुरू से पढ़िए, काल से पढ़िए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। पढ़िए आप, और कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। और आसन पर कुछ आक्षेप आपका बचा हुआ है डिक्शनरी में, वो भी लगा लीजिए आप। मुश्किल है नहीं, लगा ही लीजिए आप। नहीं पढ़ेंगे, नहीं कहीं नहीं पढ़ेंगे। ये आचरण माननीय सदस्य अच्छा नहीं है। हम लोग नहीं आएंगे विधानसभा में। ये आचरण अच्छा नहीं है आपका। कागज फाड़ना आचरण अच्छा नहीं है। आप कागज फाड़ना आचरण अच्छा नहीं है। आप कागज फाड़ने का आचरण हमको मत दिखाइए। आसन के सामने कागज फाड़ना ठीक नहीं है। आपको तो पढ़ने के लिए बोला गया। आपके पहले 17 आदमी पढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए 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 पढ़िए, अच्छा पढ़िए पढ़िए, ऐसे पढ़िए। नहीं बोलेंगे, ऐसा होता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आसन का क्या कसूर था? आप ही बता दीजिए, आसन का क्या कसूर था? वो तो पढ़िए रहे थे, उनको पढ़ने के लिए बोले ही। बोलिए अध्यक्ष, कहाँ से उनको ठेस पहुंचा? बोलिए। अरे बैठ जाओ। बोलिए आप ही बोलिए। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी गलती हुई है। ये थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते रुक गए थे, जो हम देख रहे थे टेलीविजन पर। हम भी सुन रहे किससे सुन रहे? नहीं, आपने उस समय नहीं देखे होंगे, आपको लगा हुआ कि समाप्त हो और इसलिए आपने उनको पुकारा। इसलिए गलती इनकी भी नहीं, आपकी भी नहीं है, थोड़ा सा कभी कभी होता है। नहीं तो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, आप माननीय 17 विधानसभा के सदस्य विषय को पढ़े। आप उस टेक्निकल चीज के लिए वो इस तरह आसन पर बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं होता है। ऐसा बात नहीं होता है। आप अगर समझते हैं कि आसन बहुत कमजोर है तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्या बोलना चाहते? बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हम सभी मानते हैं कि आसन पूरे सदन के लिए निष्पक्षता पूर्वक काम करता है, व्यवहार करता है। महोदय, माननीय सदस्य कुशवाहा शिवपूजन जी शशिभूषण जी अकेले शून्यकाल पढ़ने वाले प्रतिपक्ष से सदस्य नहीं, और अन्य माननीय सदस्यों ने भी सूचनाएं पढ़ी, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अगर आप शून्यकाल के नियमों को देखें तो उसमें वर्णित है कि 50 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी आसन पूरी बातों को कहने के लिए सदस्यों को छूट देता है। इस पर ये जो आक्रोश आपने प्रदर्शित किया, ये जो आपने जो सूचनाएं आप पढ़ रहे थे लिखित रूप से, उसे सदन के अंदर फाड़ा, ये दुर्भाग्यजनक है महोदय। इस तरह का हम अपने दल के सदस्यों से भी और प्रतिपक्ष नेता से भी आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह का व्यवहार लोग सदन के अंदर प्रदर्शित नहीं करें। चलिए मतलब पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला अंतर्गत तोचाची प्रखंड के ग्राम खेसवी मौजा नंबर 24 का सर्वे सेटलमेंट 1960 से 1964 के बीच पूर्ण होने के उपरांत नया नक्शा नहीं बन पाया था, जबकि पुराना नक्शा के आधार पर रजिस्ट्री से लेकर दाखिल खारिज 2018 तक होते आ रहा था, परंतु 2019 से दाखिल खारिज में रसीद काटना बंद कर दिया गया है महोदय। जबकि पूर्व सरकार के द्वारा रहितों को भू बंदोबस्ती फॉर्म जी रहितों को भुगतान के साथ दिया जाता था, जिससे रसीद भी निर्गत किया जाता था। वर्तमान में ग्रामवासियों का जमीन रेलवे में DF
CCIL द्वारा अधिकृत किया जा रहा है, जिससे रैयतों को मुआवजा भुगतान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि रैयतों का पुनः भूमि सर्वे सेटलमेंट कराते हुए नया नक्शा उपलब्ध कराया जाए महोदय। मान्य सदस्य राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में मनरेगा कर्मी विगत 18 वर्ष से अपनी सेवा ग्रामीण विकास विभाग के अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में अपना योगदान दे रहे हैं महोदय, जिन्हें मनरेगा योजना के राशि के व्यय के 4% प्रशासनिक मद से मानदेय दिया जाता है महोदय। इन मनरेगा कर्मियों को न केंद्र सरकार और न राज्य सरकार मानदेय दे रही है, अपितु मनरेगा कर्मी अपनी मेहनत से 4% प्रशासनिक मद से अपना मानदेय ले रहे हैं महोदय। अब महोदय, सभी मनरेगा कर्मी की नियुक्ति नियमावली में महोदय स्थानीय लोगों को ही नियुक्त करने का प्रावधान है महोदय। मात्र 12,000 रुपया में ये लोग इस राज्य की सेवा कर रहे हैं महोदय। मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी मनरेगा कर्मियों को राज्य सरकार राज्यांश से जोड़कर महोदय वेतन दे महोदय। मान्य सदस्य उमाकांत रजक जी। अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिला अंतर्गत चंदनकेरी विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल के रूप में ग्राम कोलकोरी भोजुड़ी में स्थित भैरव नाथ धाम, ग्राम सांडबोआ के बोआ डूंगरी एवं फूलबोहड़ा के बुढ़ावा धाम में प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक एवं पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु आते रहते हैं। विदित हो कि इन तीनों स्थानों पर राज्य सरकार से अब तक कोई भी आधारभूत संरचना के तहत कार्य नहीं हुआ है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इन क्षेत्रों में पर्यटन विभाग से विकसित करने की मांग करता हूं। मान्य सदस्य श्री चंद्रदेव महतो जी। शून्यकाल तो होने दी। चंद्रकांत महतो जी, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिले के बलियापुर एवं गोविंदपुर प्रखंड में अभी से तालाब, कुआं, चापानल सूख रहे हैं। गर्मी की भीषण जल संकट की आशंका को देखते हुए तत्काल चापाकल मरम्मत हेतु आवश्यक फंड एवं भूजल स्तर को यथावत बनाए रखने के लिए सभी गांवों में बने चेक डैमों की सफाई तथा नए चेक डैमों के निर्माण की मांग सरकार से करता हूं, ताकि जल संचय को बढ़ाकर जल संकट से बचा जा सके। मान्य सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत 15 वित्त आयोग से लगभग 400 करोड़ की योजनाएं टाइड एवं अनटाइड के अंतर्गत स्वीकृत है, किंतु नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा उक्त योजनाओं की ग्रांट राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में लंबित दायित्व भुगतान हेतु मात्र 44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, लेकिन वह भी निकायों को आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे विकास कार्य प्रभावित है एवं जनता समस्याओं से त्रस्त है। राज्य सरकार अपने स्तर से 15वें वित्त आयोग में लंबित भुगतान का कुल आवंटन उपलब्ध कराए, ताकि विकास कार्यों की गति मिल सके। मान्य सदस्य श्री सुदीप गुड़िया जी। अध्यक्ष महोदय, तोरपा विधानसभा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश जनता पेयजल के लिए जलमीनार और चापाकल पर आश्रित रहते हैं। वर्तमान में तोरपा, कर्रा, रनिया और बानो प्रखंड के जलमीनार और चापाकल खराब स्थिति में है। गर्मी के पहले से ही पानी की किल्लत हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि खराब पड़े जलमीनार और चापाकलों को यथाशीघ्र ठीक कराया जाए। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री भूषण बाड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के हज यात्रियों को रांची से जेदा सऊदी अरब जाने के लिए 2009 से 2019 तक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में एम्बोकेशन पॉइंट हुआ करता था, जिसमें झारखंड प्रदेश के हज यात्री रांची से सीधे जेदा सऊदी अरब जाते थे, जो कि वर्तमान में स्थगित है। तो हम अभी यहाँ उड़ान कोलकाता से संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के हज यात्रियों को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से अविलंब पूर्व की भांति हज यात्रियों के लिए बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट को ही एम्बोकेशन पॉइंट बनाकर उड़ान संचालित कराने की मांग मैं सरकार से करता हूं।
अखबार में छपा है महोदय कि वन विभाग के अधिकारियों के लापरवाही से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने से नल जल योजना, राज्य संपोषित सड़कें और प्रधानमंत्री सड़कें 250 करोड़ की योजना महोदय अधर में लटका हुआ है। इसलिए ऐसे अधिकारी पर निश्चित तौर पर कार्रवाई हो जो जनहित के आम जनता के विरोधी है महोदय। में माननीय सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मारंडी की सूचना है कि माननीय प्रदीप यादव आप अपना प्रश्न पूछें। ध्यान आकर्षण कल का उसमें मैं खुद हस्ताक्षर हाँ। संथाल परगना का है, चर्चा होगी तो मुझे लगा कि सरकार के एक संज्ञान में या सूचना कहिए या सुझाव कहिए, मैं थोड़ा देना चाहता हूँ। क्योंकि संथाल परगना में जिस जगह को लेकर के पड़ैयाहाट या गुड्डा का जो अडानी पावर प्लांट की समस्या को मैं जानता हूँ, समझता हूँ, और पूरे संथाल परगना में कमोवेश जो स्थिति बनी हुई है, तो सरकार ने पिछले दिनों एसपीटी एक्ट की समीक्षा के लिए एक आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। अच्छी बात है, हम उसकी स्वागत करते हैं। उस कमेटी में 6 यानी सभी जिला के उप समाहर्ता को उसमें से सम्मिलित किया गया है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन संथाल परगना, आप उस क्षेत्र से आते हैं, जानते हैं कानून कितना पेचीदगी है, और हमें लगता है कि मात्र अफसरों से ठीक नहीं चल सकता है। उसमें से कानून का जो एक्सपर्ट है, जैसे वकील होते हैं सीनियर, उस कमेटी में उन लोगों को जोड़ देना चाहिए, ताकि उस कमेटी में लोग रहेंगे तो अच्छी ढंग से चर्चा होगी। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, उसी अडानी पावर प्लांट को लेकर के जब जमीन का अधिग्रहण हो रहा था, तो संथाल परगना में जमीन की कोई स्लेबुल नहीं है, कहीं कहीं स्लेबुल है। तो जमीन की कीमत कितना लोग लगाया था, 2.5 लाख और 3 लाख रुपया प्रति एकड़। प्रदीप जी को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि प्रदीप जी ने खूब संघर्ष किया, हम भी उनके संघर्ष में साथ थे। और उसके बाद हम लोग संघर्ष किए तो एक तो जमीन की परिधि कम हुआ और फिर रकबा कम कराया गया, और फिर कीमत भी जहाँ 3 लाख रुपया से लेकर के 12 लाख रुपया आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ था उस समय। मैं इसलिए इस बात का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ कि सरकार ने अच्छी सोच से ही किया होगा, आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी, लेकिन आयुक्त और उप समाहर्ता मात्र से वहां के लोगों की भावनाओं को समझ पाएंगे, ये मुझे नहीं लगता है। पूर्व में जो हमने देखा, अगर लोग पूर्व में भी समझते उस समय, तो शायद इस प्रकार की कीमत और बाकी चीजें लोग नहीं करते। इसलिए हमारा सरकार से ये सुझाव रहेगी, ताकि कोई समस्या नहीं पैदा हो, उसमें अगर संभव हो तो एक्सपर्टीज को, जनप्रतिनिधि को भी आप शामिल कर सकते हैं, और कानून के विशेषज्ञों को भी। सरकार से मेरा ये सुझाव रहेगी, क्योंकि विषय संथाल परगना एसपीटी एक्ट से भी जुड़ा हुआ है, भले वो एक कांड है, लेकिन इसलिए मुझे लगा कि इस विषय को सदन के समझ आपके माध्यम से हम लाए, अपना उत्तर देंगे, हम जरूर उम्मीद करेंगे इस पर भी वो उत्तर अपना। मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो बाबूलाल जी को, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद देता हूँ। तो हमने कहा कि उनका कुर्ता बदल गया तो कहीं टोन बदल गया। आप बुरा नहीं माने, हल्के शब्दों में हमने कहा है, क्योंकि आपके जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने किया था उसको लेकर आया, कहीं टोन बदलता आपको अभी उपस्थापित करता आपके सामने। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने टोन नहीं बदला, आपने कहा कि नहीं मेरी सरकार ने गलत किया था। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं उन्हीं विषयों को लेकर आया, और मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कम समय में कि भाई भू अर्जन जो हुआ अध्यक्ष महोदय, पहले तत्कालीन वहां डीसी 2014 में पत्रांग 264/6/2014 को उसके दाम तय हुए औसतन 25 से 26 लाख पर एकड़, यानी मुआवजा मिलता है 1 करोड़। अध्यक्ष महोदय, आनंद फानन में उसकी बदली हुई, सरकार में बताएगा इन चीजों को। फिर एक ऐसे उपायुक्त को भेजा गया, दिनों दिन की जिक्र कर रहे थे, उन्होंने एकाएक 25-26 लाख से घटाकर 3 लाख रुपए एकड़ कर दिया, और वो 10/11/2015 को दाम बढ़ता है वो घटा दिया। अध्यक्ष महोदय, इसी विधानसभा में, पुराने विधानसभा में विरोध हुआ, सारी पार्टियों ने विरोध किया, फिर सरकार को एक उच्च स्तरीय कमेटी बनानी पड़ी अध्यक्ष महोदय, और
अध्यक्ष महोदय, तत्काल सरकार ने सारी अधिसूचनाएं मेरे पास तुरंत उस मूल्य को स्थगित किया। अध्यक्ष महोदय, स्थगित करने के बाद फिर जो उच्च स्तरीय समिति बनी अध्यक्ष महोदय, उस उच्च स्तरीय समिति के बाद उसके मूल्य निर्धारित हुए 9.5 लाख से 12.5 लाख पड़े एकड़। मैं सरकार से पहला प्रश्न इससे कहना चाहता हूं, क्या यह सरकार की मंशा अडानी को लाभ पहुंचाने का न था? क्या पूर्ववर्ती सरकार ने रैयतों के हितों की अनदेखी करके उन्हें घाटा देने का प्रयास नहीं किया? पहला प्रश्न ये है। दूसरा कि भाई लैंड एक्विजिशन एसपीटी एक्ट जिसकी चर्चा भी कर रहे थे, एसपीटी एक्ट लैंड एक्विजिशन कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें स्पष्ट है एसपीटी एक्ट के, अगर 53 को आप पढ़े, किस शर्त पर कर सकते हैं कि सफिशिएंट पर्पस होना चाहिए। क्या है सफिशिएंट पर्पस? हैविंग रिलेशन टू द गुड ऑफ द होल्डिंग विलेज और स्टेट, यानी पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए। यह योजना पब्लिक पर्पस के लिए था नहीं। यह अडानी केवल अपने जेब भरने के लिए, पूरी बिजली विदेश भेजने के लिए, यहाँ एसपीटी एक्ट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ। क्या सरकार इसे मानती है कि नहीं? दूसरा अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि भाई यह जो सरकार ने खुद उत्तर में दिया है कि हमने श्मशान घाट उसे दे दिया, नहर दे दिया, गोचर दे दिया, तो एसपीटी एक्ट की धारा 38 कहती है कि भाई आप ऐसे चीजों को नहीं दे सकते, गोचर दे भी सकते हैं तो 5% उस मौजा का दे सकते हैं। क्या सरकार इसे एसपीटी एक्ट का उल्लंघन मानती है कि नहीं? एक विषय है। और जो मेरा अब एनर्जी पॉलिसी में भी जो डिफरेंस हुआ, 2012 एनर्जी पॉलिसी था अध्यक्ष महोदय, जिसमें था कि कोई भी अगर इंस्टॉल होगा पावर प्लांट तो 25% बिजली फर्स्ट प्रायोरिटी से स्टेट को देना होगा। क्या सरकार के संज्ञान में ये बातें है कि नहीं? और उसमें यह भी था कि 12% बिजली अध्यक्ष महोदय सस्ते दर पर, कांस्टेंट वैल्यू पर, 13% महंगे दर पर देना होगा। और वर्तमान तत्कालीन सरकार ने अध्यक्ष महोदय इस कंपनी को लाभ देने के लिए 6/10/2016 को क्या कानून में बदलाव किया कि नहीं कि भाई सस्ते दर पर तभी देगा जब कोल लिंकेज इस राज्य से मिलेगा? उसके नोटिफिकेशन भी मेरे पास है जो सरकार ने बदलाव किया। मेरा प्रश्न यहां से ये उठता है कि भाई सरकार ने इतने नियम में बदलाव किए हैं कि नहीं? सरकार ये जानती है कि नहीं? और अभी उन्होंने कहा था कि भाई वह जो बिजली हम देंगे, राज्य का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो तय करेगा वो देंगे, ये एमओयू में था। और आज कंपनी कह रही है कि नहीं, भारत सरकार का जो नियामक है जो तय करेगा डॉलर पर यूनिट, उस हिसाब से हम राज्य को बिजली देंगे। क्या सरकार इसे गलत मानती है कि नहीं? एमओयू का उल्लंघन मानती है कि नहीं? और राज्य हित में पर्यावरणीय क्लियरेंस के समय यह तय हुआ था अध्यक्ष महोदय कि कोयला हम ऑस्ट्रेलिया से लेंगे, आज वो कंपनी बंगाल से कोयला ले रही है। पर्यावरण क्लियरेंस की जो शर्तें उसका उल्लंघन है कि नहीं? और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिससे इस राज्य को इन 25 वर्षों में 8,000 का घाटा अनुमानित है अध्यक्ष महोदय। देश को लगभग जो अनुमान किए गए हैं, देश को जो छूट मिलेगा सेज घोषित होने के कारण, सीमा शुल्क का छूट, कर छूट, जीएसटी के छूट, ये तमाम चीजों के जो छूट मिलेंगे, फिर इन्वायरमेंटल डैमेज 6 रुपया पर यूनिट, जो 6 पैसा पर यूनिट इन्हें देना था अध्यक्ष महोदय। क्या सरकार इसे मानती है कि नहीं? भारत सरकार को भी लगभग 75,000 करोड़ का उससे घाटा होगा अध्यक्ष महोदय। इन चीजों के लिए राज्य सरकार ने पहले उनके जो सेज के जो प्रस्ताव थे उसको अस्वीकृत किया, लेकिन राज्य सरकार के रिकमेंडेशन, हार्डली रिकमेंडेशन, किससे 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ बड़ा निवेश होगा। क्या ये सारी शर्तें इसलिए लगाई गई कि कंपनी अडानी को लाभ देना, अडानी कंपनी को सरकार लाभ देना चाहती थी? और अंतिम अध्यक्ष महोदय, क्या पर्यावरणीय सुनवाई में जो लोगों से कमिटमेंट किया कि हम तुम्हें अच्छे स्कूल देंगे, हम तुम्हें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अच्छे अस्पताल देंगे, स्थानीय तमाम नौजवानों को नौकरी देंगे, जिसका घोर आज उल्लंघन हो रहा है, क्या इस कंपनी इसका उल्लंघन कर रही है कि नहीं? इन तमाम चीजों का
रीअसेसमेंट के लिए मैं सरकार से गुहार लगाने के लिए इस ध्यान आकर्षण के माध्यम से आया हूँ। क्या ये जो उल्लंघन है, चाहे एसपीटी का हो, उनको लाभ देने का हो, कानून का उल्लंघन हो, भारत सरकार, राज्य सरकार, क्या राज्य सरकार एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बना के इसका रीअसेसमेंट पुनर्जांच कराना चाहती है? ये मेरी सरकार से मांग है। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन बातों को इसमें उठाया है और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल जी का भी इसमें कुछ सुझाव है। क्योंकि तत्कालीन सरकार का ये मामला था, जिन्होंने अडानी पावर प्लांट के लिए कैबिनेट से निर्णय लेकर के और भू अधिग्रहण पुनर्स्थापन अधिकार अधिनियम 2013 के सेक्शन 26 से 3 के अंतर्गत संकल्पना में जो मूल्य निर्धारण का प्रावधान है, उसके आलोक में आयुक्त की अध्यक्षता में जो जिला उपायुक्तों की कमेटी होती है, उसके आधार पर ये तय किया गया कि कितने उसका मूल्य निर्धारण हो, उस आधार पर उनको भुगतान किया जा सके। तो जहां तक सदस्य की भावना है इस मामला को उठाने का, ये बात सही है कि एसपीटी एक्ट एरिया का जो भूमि है वो अविक्रयशील है और उसको खरीद बिक्री भी नहीं करना है। यदि करना है तो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए करना है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर एसपीटी एक्ट का हवाला देते हुए ये भी कहा। तो ये बात सही है कि प्रशासनिक पदाधिकारी हो सकता है किसी से प्रभावित हो तो अपने ढंग से उन चीजों को निर्धारण करके किसी को फायदा होने की स्थिति हो सकती है। इसीलिए ये हमको लगता है कि बहुत गंभीर मसला है। इस पर आने वाला दिन में इस तरह की कोई स्थितियां ना बने, सरकार को परेशानी नहीं हो, ये हम पहले स्पष्ट करना चाहते हैं। और ये सरकार कल्याणकारी है और कोई भी ऐसा काम जो गलत करेगा तो उसके खिलाफ में कार्रवाई करेगी। और इसको सजेशन मानते हुए जहां तक कमेटी की बात है, हमको लगता है कि विभागीय स्तर पर या राज्य के मुख्य सचिव के स्तर पर एक कमेटी इस पर हो, ताकि इन चीजों को जो एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हुआ है या ऊर्जा का जो 2012 का नियमावली है उसका उल्लंघन हुआ है और जो विचलन किया गया है नहर और बांध और इस सब चीजों को, तो ये सारे इस पर समितिक रूप से एक राज्य का कमेटी इस पर आकलन कर ले। उसके बाद माननीय प्रतिपक्ष के जो बाबूलाल जी का सजेशन है उसको सरकार को अंगीकृत करना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में इस तरह की स्थितियां नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को। बड़ी सकारात्मक सोच के साथ आपने उत्तर को रखा है और कहा है कि तुम ठीक है, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ना हो, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बने और इसकी पुनर्समीक्षा करे और समीक्षोपरांत जिन लोगों ने इस प्रकार की गलत कदम उठाए हैं उन पर कार्रवाई हो और जो शर्तें हैं उन शर्तों का कंपनी अनुपालन करे, वरना इन शर्तों के उल्लंघन में जो कठोर कार्रवाई कंपनी पर हो सकती है, पदाधिकारियों पर हो सकती है, केवल इतना आश्वस्त करे कि भाई जो आप सहमत है कि नहीं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना के इसकी पुनर्समीक्षा करेंगे, तो उस समीक्षा के उपरांत कार्रवाई करेगी, तो हमें कोई ऐतराज नहीं। माननीय मंत्री जी, निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय कमेटी समीक्षा कर ले, उसके बाद जो सामने आएंगे उस पर कार्रवाई होगी यदि गलतियां होंगी। मान्य रामेश्वर राव जी, एक सेकंड बोल लीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपको भी बोलो। महोदय, देवघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया है महोदय, और वहां 200 फैक्ट्री वहां खुला था महोदय, 200 फैक्ट्री। और महोदय ये बीजेपी के कार्यकाल में खुला था महोदय। और वो क्या हुआ महोदय कि जितने फैक्ट्री मालिक थे 200, सारे लोग जो है सरकार का खजाना लेकर के और भाग गया महोदय। कोई बॉम्बे में बस गया, कोई दिल्ली में बस गया, कोई कहाँ चला गया महोदय, कोई विदेश चला गया। मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री से मांग करता हूं महोदय कि जितने भी फैक्ट्री खोलने वाले मालिक हैं उसको पकड़ के लाया जाए, जेल के अंदर बंद किया जाए, साथ ही साथ वो फैक्ट्री खोला जाए, वहां कम से कम हजारों हजार बेरोजगार को रोजगार मिलेगा महोदय। इसलिए यह इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए आपका सूचना के माध्यम से बोलने के लिए मैं खड़ा हूं महोदय। धन्यवाद। मान्य सदस्य, संथाल परगना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है,
जिसका इकाई में जसीडी भी है, मिहिजाम भी है। और आपने जिस शंका को व्यक्त किए, इसमें कई दर्जन उस तरह के लोग हैं जो इंडस्ट्री लगाने के नाम से सरकार से सुख सुविधा ले लिए लेकिन फिर लगाया नहीं। ठीक है, तो आपका जसीडी से बढ़ करके जो संथाल परगना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन जितना इंडस्ट्री आता है, छोटे बड़े, सब पर दिखवा लीजिए। चलिए थोड़ा सा, उसके बाद आपको देखना। महोदय, कुछ बोलूं उसके पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा। घड़ी को देखें तो समय बहुत कम है। अब बोलने वाले हम लोग दो हैं, मैं भी बोलूंगा, प्रदीप जी भी बोलेंगे। क्या करें, स्थगित कर दें? कल कीजिए, कल पहले नंबर कर दीजिए। चलिए बता रहा हूँ आपस सूचना पर हम भी बोलना चाहते हैं महोदय कि माननीय नए सदस्य आए हैं, सभी का अनुसूचित तारांकित का इतना प्रश्न एक ही दो में अगर समय बीत जाता है महोदय, और देखते हैं कि ध्यान आकर्षण में लंबा लिस्ट है महोदय, तो इसके लिए मेरा सुझाव होगा कि एक दिन स्पेशल ध्यान आकर्षण को के लिए समय दिया जाए महोदय, तभी लोगों के जनहित का मामला सामने आ सकता है महोदय। इसलिए मेरा आग्रह होगा आसन से कि ध्यान आकर्षण का स्पेशल समय रखा जाए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं ट्रेजरी बेंच से, और जैसे ही होगा सूचित कर देंगे। इसी दिन 1 घंटा 10 बजे से 11 बजे तक हम लोग ध्यान आकर्षण की सूचना ले लेंगे, तिथि आपको बता देंगे। बोल लीजिए, बोलिए। जो शून्यकाल की सूचना रात में ली जा रही है 12 बजे से 1 बजे तक, पहले सुबह 5 बजे से 7 बजे तक ली जाती थी महोदय, इसको सुबह का टाइम किया जाए। रात में काफी परेशानी होती है महोदय, हम लोग कितने लोग डाल भी नहीं पा रहे हैं, तो इसको सुबह 5 बजे से 7 बता दें। बजे मान्य सदस्य, उस दिन इस पर काफी विचार हुआ। विचार होने के उपरांत मान्य सदस्यों को 2 बार आना पड़ता था। एक बार 12:01 के बाद हमारा सभा सचिवालय खुलती थी, और उसके बाद फिर सुबह आकर के उनको अटेंडेंस करना पड़ता था। तो हमने उसको शिथिल करते हुए बोले 12 बजे के बाद यानी 1 बजे तक 1 घंटा हम लोग शून्यकाल ले लेते हैं, और दोबारा उनको आने की आवश्यकता नहीं है। यही निर्णय हम लोगों ने लिया है। इसमें भी मैं आपको बता दूं, इसमें भी अगर कुछ दिक्कत होता है, 5 बजे से 7 बजे तक एक बार लोग आए और उसी तरह साइन करके क्वेश्चन डाल करके जाए महोदय। रात का समय कोई भी टेबल नहीं है महोदय, इस पे पुनः विचार किया जाए महोदय। आपको बात बता दें, 5 बजे से 7 बजे का समय करने से क्या होता है, लोग 12 बजे के बाद से पहुंच जाते हैं और 5 बजे तक इंतजार करते हैं। तो इसी को हम शांत करते हुए बोला 1 घंटा दे करके फिर दोबारा आना नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तब दिखवा लेते हैं। मंत्री प्रभारी जल संसाधन विभाग। मंत्री जी आपका क्या सूचना? महोदय, शून्यकाल का जो भी आपने बताया, ये पहले भी आप बताए थे, लेकिन उसको फिक्स कर दिया जाए कि क्या होगा। नहीं, फिक्स कैसे है? शून्यकाल में होता है या शाम से होता है, या फिर उसको अच्छा टाइम टेंटेटिव बता डिफाइन कर दिया है, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है कि क्या। ठीक। अच्छा, आप लोगों से विचार विमर्श के उपरांत आपके सुविधा को देखते हुए हम लोग करें। उस दिन सर्वसम्मति से ही तय किया गया और महोदय 12:01 से जब दूसरा तारीख शुरू हो जाता है महोदय, तो उसी दिन से शुरुआत है। और ये आप तिवारी जी का आप प्रश्न शून्यकाल देखेंगे महोदय, वो दूध के माध्यम से भी उसका आ जा रहा है। तो अगर माननीय सदस्यगण अगर रात में नहीं आ पा रहे तो सुबह भी आकर के अपना डाल लें महोदय। वो अभी तक हम लोगों को बड़ी सहूलियत है महोदय। हम लोग आपका जो निर्णय है महोदय उससे हम लोग संतुष्ट है। मैक्सिमम मुझे लगता है कि शून्यकाल डालने वाले जो ये सदस्यगण है संतुष्ट है। निरादिश आग्रह करूंगा कि आप आ जाइए। आप बहुत जुझारू महिला है, आप रात में भी आ सकती हैं, दिन में भी आ सकती हैं। आप रात में भी आइए और सुबह में भी एक बार देख लीजिए। चलिए, हो गया। ममता जी कुछ बोल रही हैं? जी अध्यक्ष महोदय,
माननीय सदस्य जो अभी कह रही थी, हम उस पे बस 2 मिनट का वक्त लेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक तो 12:01 के बाद से सब लोग आना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 7 बजे से फिर से लोग आना स्टार्ट करेंगे, ये 2 बार हो गया। फिर 11 बजे का जो टाइमिंग है उस समय फिर आएंगे, मतलब 3-3 बार का रनिंग है अध्यक्ष महोदय। तो लोग रेस्ट कब करेंगे और पढ़ाई कब करेंगे अध्यक्ष महोदय? तो ये एक चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय। जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ठीक है अध्यक्ष महोदय, उससे सभी लोग संतुष्ट हैं? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जल संसाधन। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाली वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 19 अरब 11 करोड़ 71 लाख 6 हजार रुपया से अनधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें श्री अमित कुमार यादव सविशोक के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 34 व्यापक है। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं इस शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव अपना वक्तव्य दूसरी पाली में शुरू करेंगे। सभा की कार्रवाई अपराह्न 2 बजे